स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। और बात एनर्जी से जुड़ी हुई, क्या कोयला सिर्फ बिजली बनाने का ईंधन है या फिर यही कोयला भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नई ताकत भी बन सकता है? दरअसल भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में 75 मिलियन टन कोयले के गैसिफिकेशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस तकनीक में कोयले को सीधे जलाया नहीं जाता बल्कि रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उसे उपयोगी गैस में बदला जाता है। यही गैस आगे चलकर उर्वरक, मेथनॉल, सिंथेटिक ईंधन और कई औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में काम आती है। आज भारत इन उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, लेकिन गैसिफिकेशन परियोजना के शुरू होने से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। आखिर कोयला गैसिफिकेशन क्या है और इससे कैसे काम करता है और भारत के लिए यह क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? आइए देखते हैं कंटेंट क्रिएटर यश रावत से जुड़े हुए इस वीडियो में। कोल गैसिफिकेशन। कुछ महीने पहले तक ये शब्द सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के संदर्भ में चर्चा में था, लेकिन अब मोदी सरकार कोल गैसिफिकेशन को सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंडियाज नेट जीरो स्ट्रैटेजी और सर्कुलर इकोनॉमी विजन के हिस्से के रूप में पेश कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन एस महेंद्र देव ने अपने कॉलम में एक बेहद इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने लिखा कि भारत अब अपने 400 बिलियन टन कोल रिजर्व्स को सिर्फ एक्सट्रैक्ट एंड बर्न मॉडल से नहीं देख रहा बल्कि उन्हें एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल रिसोर्स में बदलने की तैयारी भी कर रहा है। मतलब अब लक्ष्य केवल कोयला जलाकर बिजली बनाना मात्र नहीं है, बल्कि उसी कोल से गैस, हाइड्रोजन, मीथेनॉल, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स तैयार करना है, ताकि एक ही रिसोर्स से कई इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके। सरकार का आर्गुमेंट बिल्कुल साफ है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि भारत अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही बंद कर दे, बल्कि मतलब ये है कि भारत अपने संसाधनों का स्मार्टर और क्लीनर यूटिलाइजेशन करे। और यही कारण है कि कोल गैसिफिकेशन को अब जीरो वेस्ट सर्कुलर इकोनॉमी का एक हिस्सा समझा जा रहा है। दरअसल भारत के सामने चैलेंजेस यूनिक हैं। एक तरफ रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी और राइजिंग एनर्जी डिमांड और दूसरी तरफ ग्लोबल क्लाइमेट प्रेशर। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर भारत को एनर्जी सिक्योर बनना है और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी मेंटेन करनी है तो कोल को अबैंडन नहीं, री इमेजिन करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार ये कोल गैसिफिकेशन होता क्या है और सरकार इसे इतना स्ट्रेटेजिक क्यों मान रही है? इसे समझने के लिए आप हमारी एक पुरानी रिपोर्ट देखें। एनर्जी सिक्योरिटी पिछले कई वर्षों से दुनिया के हर देश, हर ज्योग्राफी का बज़वर्ड, दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर काम कर रहा है। तो फिर तो हम तो लगभग 150 करोड़ लोगों का देश है, ऊपर से दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था वाले भी। एक ऐसा देश जिसमें पिछले लगभग एक दशक से ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ी है, जिसे हर दिन अपने करोड़ों घरों और लाखों फैक्ट्रियों के लिए बिजली चाहिए, हजारों रेलगाड़ियों के लिए बिजली चाहिए, मोबाइल नेटवर्क और डेटा सेंटर के लिए बिजली चाहिए, सड़कों पर दौड़ रही कारों और ट्रकों के लिए फ्यूल और कारखानों के लिए गैस चाहिए। देखा जाए तो किसे बिजली, ऑयल और गैस नहीं चाहिए? कहने का मतलब यह है कि एनर्जी सबको चाहिए। आखिर सब कुछ ऊर्जा पर ही तो टिका है और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक भारत के सामने दो सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। पहला, क्या अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम हमेशा दुनिया के और देशों पर निर्भर रहना होगा? और दूसरा, क्या ऐसा दिन आएगा जब विश्वास के साथ हम कह सकेंगे कि हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होती रहेंगी, बाकी दुनिया में भले कुछ भी हो? अब ये सवाल
सवाल इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इन सवालों का जवाब खोजने के लिए सरकार ने पिछले लगभग एक दशक में कई बड़े बड़े कदम उठाए, जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करना और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे सोर्सेस पर निर्भरता बढ़ाना। और इन कदमों के बाद अब एक नया कदम है कोल गैसिफिकेशन। जी हां, केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में 37,500 रुपए करोड़ के महत्वाकांक्षी कोल गैसिफिकेशन मिशन को मंजूरी दे दी है। कोल गैसिफिकेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कोयले को गैस में बदल देता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी गैसिफिकेशन ऑफ कोल को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हम शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर गैसिफिकेशन ऑफ कोल होता क्या है। देखिए, आमतौर पर जब हम कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बिजली घरों की तस्वीरें उभरती है। बिजली घर जहां कोयले को जलाया जाता है और उससे भाप बनकर टरबाइन चलाई जाती है जिससे बिजली पैदा होती है। लेकिन कोल गैसिफिकेशन एक अलग ही प्रोसेस है। इसमें कोयले को एक क्लोज्ड रिएक्टर में 1000 से 1500 डिग्री तापमान पर सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ प्रोसेस किया जाता है और इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है कोयले का टूटकर एक नई गैस में कन्वर्ट हो जाना। इस प्रोसेस से पैदा होने वाली गैस को सिंग गैस यानी सिंथेसिस गैस कहा जाता है, जो कई गैसेस का मिक्सचर होती है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस से बिजली, फर्टिलाइजर्स, मेथनॉल, सिंथेटिक फ्यूल और हाइड्रोजन बनाया जाता है। अब अगला सवाल यह है कि हमारे देश को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पिछले लगभग 7 दशक से अगर हम जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एनर्जी केवल अर्थव्यवस्था नहीं चलाती बल्कि ये वैश्विक राजनीति भी तय करती है। वैश्विक राजनीति में ओपेक का महत्व क्या है ये हम बीच बीच में देखते ही रहते हैं। 1970 ऑयल क्राइसिस ने दुनिया को दिखा दिया था कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भरता कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और हाल के वर्षों में देखें तो सबसे प्रोमिनेंटली जिस घटना ने दुनिया के एक बड़े हिस्से की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित किया वह थी यूक्रेन रशिया वॉर। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप की गैस सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें आसमान छूने लगी और नतीजा दुनिया के तमाम और देशों के साथ साथ भारत को समझ आया कि जिस देश के पास अपनी ऊर्जा नहीं उसकी अर्थव्यवस्था असुरक्षित ही रहेगी। और फिर आया फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ वेस्ट एशिया वॉर। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ वो अपने देश के सामने चुनौती है। वैसे तो हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के रूप में आयात करते हैं, लेकिन एक चीज जो हमारे पास भरपूर है वह है कोयला। जी हां, भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार हैं और यही कारण है कि पहले यूक्रेन रशिया वॉर और अब चल रहे वेस्ट एशिया वॉर के दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार चाहती है कि कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इसी कोयले से गैस और केमिकल बनाए जाए। हमारा देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तेजी से बढ़ती अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा चाहिए और कोल गैसिफिकेशन मोदी सरकार के अभी तक के तमाम प्रयासों में एक नया अध्याय है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और भविष्य की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। ऐसे में आने वाले वर्षों में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में है कि यह प्रोजेक्ट अपने निश्चित समय में पूरा हो ताकि भारत एनर्जी सिक्योरिटी के अपने प्रयास में सफल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनायक चटर्जी का यह मानना है कि भारत के लिए गैसिफिकेशन ऑफ कोल कोई प्रोसेस नहीं बल्कि एक उद्योग होना चाहिए, क्योंकि इससे पैदा होने वाली गैसें दर्जन भर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होंगी और इसके साथ ही देश की एनर्जी सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, आपने हमारी कोल गैसिफिकेशन की पुरानी रिपोर्ट देखी, तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है कोल गैसिफिकेशन पे जो सरकार कदम उठा रही है। तो आपने देखा कि गैस को लेकर किस तरीके से ऊर्जा में आगे बढ़ा जा सकता है, इस दिशा पे ये विस्तार से एक वीडियो था। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो क्रिएटर्स कॉर्नर में कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या सफलता का मतलब सिर्फ हर समय बिजी रहना है, या फिर असली सफलता की कुंजी है सकारात्मक सोच और स्मार्ट प्रोडक्टिविटी का सही संतुलन? दरअसल लगातार व्यस्त रहना आपको आगे बढ़ाने के बजाय बर्नआउट की ओर भी ले जा सकता है। वहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट न सिर्फ तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है, बल्कि बेहतर फैसले लेने और चुनौतियों का प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि सकारात्मक सोच रखने वाले प्रोफेशनल्स अधिक रचनात्मक होते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत तेजी से कर पाते हैं। तो करियर में बेहतर प्रदर्शन के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही मानसिकता भी क्यों जरूरी है, आइए कंटेंट क्रिएटर अविनाश कुमार से विस्तार से समझते हैं। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और उसके बहुत साल के बाद कल मैं अपने एक कॉलेज दोस्त से मिला। अब जब वो मिला तो हम लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन उसको देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ, तरस आया उस पर। क्योंकि इतने साल के बाद जब आप किसी दोस्त से मिलोगे ना, तो आप उससे बातें करोगे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपने फोन में टेक्स्ट कर रहा था। कभी उसके मैनेजर का, कभी उसके सीनियर का, कभी उसके टीम लीडर का कॉल आ रहा था और वो एकदम घबराया हुआ था। उसके बाद वो जाने भी लगा। मैंने बोला भाई थोड़ा सा रुक जा, बातें करते हैं, बिजी तू ही नहीं बिजी मैं भी हूँ। लेकिन उसकी लाइफ की बिजनेस कुछ अलग ही लेवल पे थी। उसने बोला भाई मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है। और जब मैंने उससे थोड़ी सी बात की ना, तब मुझे उसकी सिचुएशन का, या फिर कहें कि मैक्सिमम लोगों की सिचुएशन का अंदाजा लगा। उसने कहा कि लास्ट 5 साल में उसकी सैलरी 30% बढ़ी है, लेकिन काम 200 गुना बढ़ गया है। कॉलेज के वक्त में हम दोनों ही बात किया करते थे कि लाइफ में स्ट्रेस कम होगा एंड फ्रीडम ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसकी लाइफ में ऑपोजिट हो चुका है। स्ट्रेस उसका चरम सीमा पर है और फ्रीडम बहुत कम। अब ऐसे में रिसेंटली मैंने एक सिस्टम बिल्डिंग थियरी के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में और ज्यादा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसी थियरी में से एक क्वेश्चन निकालकर मैंने जाने से पहले अपने दोस्त से पूछा, अगर तू सिर्फ 10 दिन के लिए भी अगर ऑफलाइन हो जाता है तो क्या तेरा काम चलेगा? क्या कंपनी तुझे रिप्लेस नहीं करेगी? गाइस वो चुप हो गया एंड उसकी चुप्पी में ही सारा आंसर था। उसने रियलाइज किया कि वो बिजनेस या फिर रोल बिल्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक रैट रेस वाले सिस्टम का पार्ट है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं ग्रोथ का मतलब है ज्यादा घंटे तक काम करो, ज्यादा एफर्ट्स मारो, लेकिन इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं उनका कुछ अलग ही कहना है। और उन्होंने जो कहा है वही इस सिस्टम बिल्डिंग थ्योरी में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आज की वीडियो में बताऊंगा। देखो इस वीडियो को जो लोग भी एंड तक देखेंगे ना, उन्हें एक सीक्रेट पता चल जाएगा। सीक्रेट कि कैसे सिर्फ बिजी नहीं दिखना है, बल्कि एक सिस्टम क्रिएट करना है जो उनको फ्री कर सके। क्योंकि चाहो ना चाहो इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा अ बिल्डर माइंडसेट। भीड़ का पार्ट अगर नहीं रहना है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है हसल ट्रैप। सच बताऊं तो आज की डेट में सबसे बड़ा ट्रैप लेजीनेस या फिर आपका आलस नहीं है, वो है हसल, बिजी रहना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा बिजी हैं एंड कहीं ना कहीं तुम भी लोगों को दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा हो चुका है। अगर आप लिंक्डइन ऐप को खोलोगे, जो एक प्रोफेशनल ऐप माना जाता है कॉर्पोरेट्स के लिए, तो वहां पर आप कुछ फेमस कीवर्ड सुनोगे, जैसे बिजी, बैक टू मीटिंग्स या फिर लेट नाइट ग्राइंड्स। लोग इस पर प्राउड करते हैं और इन्हीं चीजों को पढ़ते पढ़ते और इन चीजों से सराउंडेड होने की वजह से हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, साइकोलॉजी कुछ और बोलती है। रिसर्च दिखाती है कि हमारा पावरफुल ब्रेन एक दिन में 35,000
हार्ड डिसीजंस लेता है। और जब आप एक काम पर ना फोकस करके मल्टीपल टास्क करते हो जो आपका सीनियर आपको देता है, तो आप गुजरते हो एक साइकोलॉजिकल टर्म से जिसे हम कहते हैं डिसीजन फटीग। और ये ज्यादा काम करना, ज्यादा बिजी रहना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। रिसर्च कहती है कि एक हफ्ते में अगर आप 55 घंटे से ज्यादा काम करते हो तो आपके स्ट्रोक के चांसेस 35% से बढ़ जाते हैं और आपके हार्ट डिजीज के चांसेस 17% से बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात नहीं है कि इंसान आखिर अपने आप को इतना बिजी दिखाना क्यों चाहता है। जानते हो, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हम कहते हैं बिजनेस एज अ स्टेटस सिग्नल। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि लोग अगर बिजी नहीं भी है ना तो भी वो दिखाना चाहते हैं कि वो बिजी हैं। इससे उन्हें ऐसा फील होता है कि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से आता है वीडियो में एक ट्विस्ट एंड आपका टेक अवे पॉइंट। बिजी होना और वैल्यूएबल होना दोनों अलग चीजें हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो लड़के ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की ही शिफ्ट 8 घंटे की है, लेकिन एक बंदा 9-10 घंटे तक एक्सटेंड करता है अपनी शिफ्ट को। लेकिन जो पहले वाला बंदा है वो 8 घंटे में शिफ्ट को खत्म तो कर लेता है, लेकिन अपने सारे ही टास्क को वो 8 घंटे से पहले ही खत्म कर लेता है, लाइक 5-6 घंटे में। तो बिजी तो आपको दूसरा वाला बंदा दिखा कि भाई वो 9-9, 10-10 बजे तक काम कर रहा है, लेकिन वैल्यूएबल एंड प्रोडक्टिव कंपनी के लिए कौन होगा? पहला वाला बंदा, राइट? बस यही चीजें तो समझनी है लोगों को। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ज्यादा टाइम काम कर रहे हो तो आप बेवकूफ इंसान हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना भी आप काम कर रहे हो उसको हसल ट्रैप में इन्फ्लुएंस होकर मत करो, क्योंकि ये हसल ट्रैप कंपनीज ने ही क्रिएट किया है। और इस ट्रैप में आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप जितना हसल करोगे उतना ग्रो करोगे, लेकिन एक्चुअली में आप जितना ज्यादा हसल करते हो उतना ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप इस हसल ट्रैप से ही बचकर अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, और वो आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप एक्वायर करोगे बिल्डर माइंडसेट को। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर 2 जो है ऑपरेटर से बिल्डर माइंडसेट। देखो, चैप्टर 1 में आप काम करने वाले हो, लेकिन किस तरीके से आपको प्रोडक्टिव रहना है, वैल्यूएबल रहना है, वो हमने सीखा। लेकिन इस चैप्टर में एक शिफ्ट आने वाला है। एक शिफ्ट क्योंकि आप वर्कर से बिल्डर बनने वाले हो। आप काम करने नहीं, काम करवाने वाले हो। एक कड़वा सच बताऊं, ज्यादातर लोग हार्ड वर्क की वजह से नहीं बल्कि रिपीटेड वर्क की वजह से रुक जाते हैं। रोज वही काम, रिपोर्ट बनाना, डेटा कलेक्ट करना, अप्रूवल्स के लिए मेल भेजना और एक्सेल को अपडेट करना। काम तो होता रहता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि सच ये है कि जब तक प्रोसेस आपसे बंधा हुआ है ना, ये बिजनेस स्केल नहीं कर सकता। और यहीं पर डिफरेंस आता है ऑपरेटर एंड बिल्डर का। देखो, जो ऑपरेटर होता है ना, जो अभी आप हो, वो सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन जो बिल्डर होता है ना, वो प्रोसेस को बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक ऑपरेशन हेड हो। हर हफ्ते सेल्स के नंबर अलग अलग टीम से आते हैं, डेटा पूरे तरीके से स्कैटर्ड है, रिपोर्टिंग भी लेट होती है, और इसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो स्लो हो जाता है। आप आईटी टीम से बोलते तो हो कि एक सिस्टम बना दो, लेकिन फिर वेट होता है, फिर फॉलो अप होता है, और फिर वापस से डिले हो जाता है। उसके बाद आपकी ही बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन गाइज, अब गेम चेंज हो चुका है। यहीं पर आता है रियल शिफ्ट, जब आप काम करने वाले से सिस्टम बनाने वाले बन जाते हो। क्योंकि एक ऑपरेटर एक ही काम को रोज रिपीट करता है, लेकिन एक बिल्डर सोचता है कि कैसे वो इसी काम का एक सिस्टम, एक इजी सिस्टम बना सकता है। अब मान लो आप एक ऑपरेशंस मैनेजर हो। हर हफ्ते मैनुअली आप सेल्स रिपोर्ट को कलेक्ट करते हो, अपना एक्सेल अपडेट करते हो एंड अप्रूवल्स के लिए मेल भेजते हो। अब इस सिचुएशन में ना आपका काम तो हो रहा है, लेकिन हर बार आपकी प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी है, और इसी वजह से ये एक स्केलेबल मॉडल नहीं बन पाती। लेकिन एक बिल्डर या फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बंदा या तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा और या तो इसे किसी ऐप में कन्वर्ट करेगा जो इसे स्केलेबल बनाए। और यहीं पर काम आता है ज़ोहो क्रिएटर। ज़ोहो क्रिएटर एक लो कोड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के अपने बिजनेस के लिए कस्टम एप्स बना सकते हो। इसका एआई पावर्ड फीचर आपके डेली टास्क को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स देते हो एंड ज़ोहो क्रिएटर आपके लिए ऑटोमेटिकली बैक एंड लॉजिक, फॉर्म्स एंड डैशबोर्ड्स को जनरेट कर देता है। और इसी तरीके से आप अपने काम को स्केल कर सकते हो बिना किसी टेक टीम के। छोटे बिजनेस ओनर्स या फिर प्रोफेशनल्स जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बना सकते, उनके लिए ज़ोहो क्रिएटर काफी यूजफुल है। ये टूल आपको फुल कंट्रोल देता है आपके काम पर, वो भी बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के। और इससे आप अपने वर्क फ्लो को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और इससे आप काम कर सकते हो जैसे कि ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन एंड कस्टमर मैनेजमेंट, सब कुछ बस एक ही प्लेटफॉर्म पे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आप किसी मार्केटिंग टीम के लीड हो और आपको हर मंथ मार्केटिंग कैंपेन्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है। तो ऐसे में ज़ोहो क्रिएटर ऑटोमेटिकली आपके लिए रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकता है एंड इनफैक्ट आपकी टीम के टास्क को भी असाइन कर सकता है। आपको बस सेटअप करना है एंड बाकी का काम ज़ोहो कर लेगा। इससे आपका टाइम और आपकी एनर्जी दोनों बचेगी एंड आप फोकस कर पाओगे ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर। देखो, ज़ोहो क्रिएटर को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जा सकते हो और आप अपने काम को एफिशिएंट एंड स्केलेबल भी बना सकते हो। इसलिए लेट मत करो। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है सिस्टम क्रिएट्स फ्रीडम। इस चैप्टर की बात हम यहाँ पे करेंगे। एंड आई नो कि मैंने प्लेस चेंज की है क्योंकि वहाँ वाला कैमरा ऑफ हो गया, बट इस चीज को समझो कि ज्यादातर प्रोफेशनल्स फ्रीडम चाहते हैं जहाँ पर कम स्ट्रेस हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो एंड बेटर डिसीजंस हो। पर आयरनी ये है कि वो ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी बिना सिस्टम को बनाए हुए। एंड जब किसी के भी पास सिस्टम नहीं होता है ना, तो हमारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। देखो, न्यूरो साइंस भी कहती है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यानी वो एरिया जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती है। एंड जब आप हर दिन छोटे छोटे ऑपरेशनल डिसीजंस लेते रहते हो, जैसे किसी से फॉलो अप लेना, रिपोर्ट्स को सेंड करना,
अप्रूवल आया या फिर नहीं ये देखना, तो आपके ब्रेन की जो कॉग्निटिव एनर्जी होती है ना वो ड्रेन होने लगती है। एंड इसी चीज को कहते हैं डिसीजन फटीग, जिसके बारे में हमने बड़े ही अच्छे से अपने पिछली वीडियो में बात की है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी बात की है इसके बारे में। इनकी रिसर्च कहती है कि जब डिसीजन फटीग बढ़ता है ना तो आप इंपल्सिव डिसीजन लेने लगते हो या फिर डिसीजन लेने से बचने लगते हो। यानी मेरे प्यारे दोस्त, सिस्टम का ना होना आपका सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि डिसीजन लेने की क्वालिटी को भी गिरा देता है। अब एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पार्किंसंस लॉ की। मैकेंजी की एक मैंने इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जो वर्क वीक होता है ना, जिसमें काम करना होता है, उसका 19% एम्प्लॉयज बस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में ही वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो ईमेल हो, डॉक्यूमेंट हो या फिर अप्रूवल हो। मतलब 5 दिन जो इंसान काम करता है, खैर इंडिया में तो बहुत कम ही ऐसी कंपनीज है जो 5 दिन काम करवाती हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनी में हो भी जहां पे आप 5 दिन काम करते हो तो उसमें से लगभग 1 दिन आप सिर्फ सर्च एंड कोऑर्डिनेशन में ही वेस्ट कर देते हो। देखो, सिस्टम का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है, सिस्टम का मतलब होता है एक रिपीटेबल स्ट्रक्चर, चेकलिस्ट, डैशबोर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर और ऑटोमेशन ट्रिगर्स। द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो करके एक बुक है जिसको अतुल गवांडे ने लिखा है, और उसमें उन्होंने एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से जब हॉस्पिटल ने पूरी एक चेकलिस्ट बना दी, यानी एक स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट, तो हॉस्पिटल में जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे ना, जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई। और ये स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट बनाने की वजह से कितना भी ज्यादा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट हो, कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो गए। अब मेरा ही केस ले लो, मैं एक यूट्यूबर हूँ। अगर यूट्यूब ने एक यूट्यूब स्टूडियो नहीं बनाया होता तो मैं तो सिर्फ गेस ही करता रहता कि कितने व्यूज आए होंगे, कितने शेयर्स हुए होंगे, कितने सेव्स हुए होंगे, कितनी एंगेजमेंट आई होगी। लेकिन डैशबोर्ड की वजह से मुझे गेस नहीं करना पड़ता। उसके बाद कोई भी प्रोसेस जब डॉक्यूमेंटेड होता है ना तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है, बार बार पूछना नहीं पड़ता है कि भाई ये कितना हुआ और किस दिन हुआ। उसके अलावा तीसरी चीज, आपके सिस्टम में एक रिमाइंडर होना चाहिए, और ऑटोमेटेड रिमाइंडर, जिसकी वजह से आपको बार बार याद ना करना पड़े कि कौन सा काम कब करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 7 डेज का 1 वीक होता है, पता नहीं था ना, मैंने बता दिया। अब इस 7 डेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट वो जिसमें मैं रिसर्च करता हूँ, और एक पार्ट वो जिसमें मैं शूट करता हूँ, और एक दिन मैं निकाल देता हूँ जिसमें मैं कुछ रैंडम वर्क करता हूँ या फिर स्किल पर लेवल अप करता हूँ। अभी जो 3-3 पार्ट में मैंने चीजों को डिवाइड किया हुआ है ना, ये रिमाइंडर मुझे गूगल से आता है कि आज शूट डे है, और स्क्रिप्टिंग के दिन भी गूगल कैलेंडर से रिमाइंडर आ जाता है कि भाई तुम्हारा आज स्क्रिप्टिंग डे है। देखो, जब भी एक प्रोफेशनल इंसान सिस्टम बनाता है तो वो उसके एक एक्सटर्नल ब्रेन की तरह काम करता है, और वो आपको हमेशा डिसिप्लिन में रखता है। अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, प्रॉब्लम आपके हार्ड वर्क की नहीं है, प्रॉब्लम है एक स्ट्रक्चर बनाने की। हसल आपको बिजी रखता है, स्किल आपको जॉब दिलाती है, लेकिन ये जो सिस्टम होता है ना, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। इसलिए याद रखो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बस बिजी रहते हैं, लेकिन जब आप हर चीज का स्ट्रक्चर बनाते हो तब आप एक्चुअली में सीरियसली एक प्रोफेशनल बंदे बन जाते हो। और एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो, लॉन्ग टर्म में करियर फ्रीडम वही लोग क्रिएट करते हैं जो काम के साथ साथ काम को डिजाइन भी करते हैं। इसकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।